नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या ईवीएम मशीन में कोई खराबी है या फिर राजनीतिक दलों का ये हथियार बन गई है। जो पार्टी चुनाव हारती है वो ये कहती है कि खराबी ईवीएम में है, ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां इंडिया इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा और उसने इसकी जिम्मेदारी ईवीएम पर मढ़ दी है। इससे पहले जब कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी थी, कांग्रेस को लगता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो जो चुनाव हार गई तो उसने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव हुए थे, वहां पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन वहां पर ईवीएम में कोई खराबी नहीं पाई गई, वहां पर ईवीएम मशीन सही काम कर रही थी। इससे पहले हमें याद है कि जब जगनमोहन रेड्डी चुनाव हार गए थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने भी जिम्मेदारी ईवीएम पर फोड़ दी थी। और उससे पहले जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने भी जिम्मेदारी ईवीएम पर ही फोड़ दी थी। तो ईवीएम का मतलब है, आप अगर चुनाव हार जाएं तो जिम्मेदारी ईवीएम पर डाल दो। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, जब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में हाल में दाखिल की गई थी कि चुनाव ईवीएम से नहीं मतपत्रों से कराए जाने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा था कि भाई ये तो नेताओं का एक तरीका बन गया है कि चुनाव हार जाओ तो जिम्मेदारी ईवीएम पर थोप दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। तो हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ईवीएम की जरूरत चुनाव में क्यों पड़ी। देखिए, हमारे देश में 70-80 के दशक तक चुनाव मतपत्रों से ही होते थे और उसमें इसमें मतपत्र लूटे जाने की, मतपत्रों को जबरदस्ती मोहर लगाए जाने की बड़ी हिंसा की घटनाएं होती थी। उसके बाद काफी इस पर परामर्श हुआ, ब्यूरोक्रेसी में हुआ, राजनीतिक दलों में हुआ और ये तय किया गया कि कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे इस धोखाधड़ी को, बेईमानी को रोका जा सके। और 1977 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया को एक टास्क दी गई कि वो कोई मशीन तैयार करे और इस प्रकार की मशीनें उसमें कुछ देशों में भी चल रही थी। तो इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पर काम करना शुरू किया, उसने ईवीएम को तैयार किया और 1982 में पहली बार केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में के कुछ बूथों पर ईवीएम से ट्रायल के तौर पर वोटिंग कराई गई, जो काफी सफल रही, काफी उसको सराहा गया। उसके बाद ईवीएम मशीन तैयार हुई तो उसको कई जगह ट्रायल होते रहे, अलग अलग हिस्सों में ट्रायल होते रहे और 1992 में पहली बार सरकार ने तय किया कि अब हमें मतपत्रों को छोड़ के ईवीएम की तरफ बढ़ना है। और 1992 में जो चुनाव कराने के नियम थे वो चेंज किए गए और बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद 1998 में 25 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम से वोटिंग कराई गई। विधानसभा क्षेत्र राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के थे। तो ये जब 25 विधानसभा क्षेत्रों में इतने बड़े स्तर पर ये किया गया तो ये काफी सफल रहा। उसके बाद ये हुआ कि अब हमें आगे ईवीएम पर ही बढ़ना है। 2001 में पहली बार तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरी तरह से ईवीएम पर किए गए और उनके नतीजे बेहद शानदार रहे। जो बूथ लूटने की घटनाएं थी वो बंद हो गई, हिंसा बहुत कम हो गई। तो ये एक सफल प्रयोग रहा। तो इसके बाद राष्ट्रीय चुनाव में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें भी ईवीएम को लागू करने का फैसला किया गया। 2004 में के लोकसभा चुनाव में पहली बार 543 सीटों के लिए ईवीएम से चुनाव हुए। ये उस समय बीजेपी की सरकार थी 2004 में जब ईवीएम लागू हुई थी। लेकिन जब पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए थे तो 2004 में बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो पहले जब ईवीएम चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई थी और उस समय कांग्रेस की सरकार 2004 में आ गई थी। ये एक इसका चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि पहली बार जब बीजेपी ने इसे लागू किया और बीजेपी चुनाव हार गई थी 2004 में, उस समय भी माहौल ये बना था कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है, तो लेकिन वो नहीं हो पाया, बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन उसके बाद सारे चुनाव ईवीएम से ही होते रहे और सरकार इससे पीछे नहीं हटी। लेकिन 2009 में भी ईवीएम से चुनाव हुए। जब ईवीएम से 2009 में चुनाव हुए तो फिर बीजेपी दोबारा चुनाव हार गई। तो उस समय बीजेपी ने इसका बड़े पैमाने पे विरोध किया था। तो 2009 में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने कहा था कि ईवीएम मशीन में खराबी है और हमें इससे हटना चाहिए, हमें फिर से बैलेट पेपर पर आना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने सार्वजनिक तौर पर इस पर बयान दिया था और रामविलास पासवान भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे थे। आडवाणी जी इसके बाद बार बार वो और भी बोलते रहे थे। उसमें बीजेपी के एक नेता जीवीएल नरसिम्हा, जो अभी बीजेपी के सांसद भी बने बाद में, उन्होंने भी बाकायदा
कहा था कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और जीबीएल नरसिम्हा ने तो इस पर एक किताब भी लिखी थी जिसका टाइटल था वोटिंग मशीन से लोकतंत्र के लिए खतरा। ये किताब अंग्रेजी में थी जिसका टाइटल था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इस किताब की जो प्रस्तावना लिखी थी वो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, और चंद्रबाबू नायडू ने भी उसमें अपना एक संदेश भेजा था कि ईवीएम हटनी चाहिए, ईवीएम की जरूरत नहीं है, ईवीएम से चुनाव को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये बात आई गई हो गई, क्योंकि 2014 में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी 2012-13 तक चुनाव 2014 के चुनाव होने से पहले तक इस मुद्दे को उठाती रही, जोर शोर से उठाती रही। 2012 तक भी आडवाणी इस मुद्दे पर बोलते रहे थे। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की बम्पर जीत हुई तो ईवीएम का मुद्दा फिर खत्म हो गया, बीजेपी के लिए कम से कम ये मुद्दा खत्म हो गया। उसके बाद इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाना शुरू किया, क्योंकि चुनाव कांग्रेस हार रही थी, बीजेपी अब चुनाव जीत रही थी। जो पार्टी हार रही थी तो उसने ईवीएम को मुद्दा बनाना शुरू किया। तो कांग्रेस अलग अलग चुनाव में ईवीएम को मुद्दा बनाते रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी जब चुनाव हारती है तो वो भी ईवीएम को मुद्दा बनाते रही है। 2017 में जब मायावती चुनाव हार गई तो उन्होंने भी ईवीएम को मुद्दा बनाया कि ईवीएम की वजह से चुनाव हारे। तो अलग अलग हिस्सों में देश के ये देखा गया कि जहां भी चुनाव हारते हैं, जो पार्टी चुनाव हारती है वो ईवीएम को हार के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तो ये तो एक राजनीतिक बात हुई कि ठीक है, आपकी अगर हार हो गई तो आप अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय ईवीएम पे जिम्मेदारी डाल दीजिए, एक बयान दे दीजिए, इतना तक तो ठीक है, ये तो राजनीतिक दलों की एक राजनीति कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, इसमें कई तरह के एक्सपर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। दो तीन चीजें हैं जो एक कॉमन आदमी भी समझ सकता है। एक तो बात यह है कि ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ये किसी भी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ना इंटरनेट से, ना वाईफाई से, न ब्लूटूथ से, इसलिए इसको हैक नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एक्सपर्ट ने यह तक कहा कि अगर इंटरनल पावर का केबल से ईवीएम कनेक्ट होती तब भी रिस्क था, लेकिन इस पर एक्सटर्नल पावर केबल भी नहीं है। ईवीएम बैटरी से चलती है, जिसकी बैटरी ईवीएम में ही लगी रहती है। तो अगर इस पर पावर केबल बाहर से आती तब भी हम शक कर सकते थे कि पावर केबल के जरिए इसे कहीं कोई वो देके फ्रिक्वेंसी देके हैक तो नहीं किया गया। लेकिन इसमें बाहर का पावर केबल भी नहीं आता, बिजली की तार भी बाहर से नहीं होती है, इसकी बैटरी से चलती है। तो इसलिए इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। कोई डिवाइस अगर ब्लूटूथ से, इंटरनेट से जुड़ी है तो उसे हैक किया जा सकता है, लेकिन अगर वो इंटरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई से जुड़ी ही नहीं है तो उसे हैक करना इम्पॉसिबल है। और एक ये सामान्य किस्म की मशीन है, ये कोई हाई लेवल की मशीन भी नहीं है कि एआई बेस्ड मशीन हो, ऐसा भी नहीं है। ये एक सिंपल सी मशीन है, पहली बात। दूसरी बात यह आरोप आती है, क्या इसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। रिप्रोग्राम का मतलब है कि जैसे आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह से कर दी जाए कि आप कोई कैंडिडेट किसी को भी वोट दे, वो एक ही पार्टी को वोट पड़ेगा। क्या इस तरह के इसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। रीप्रोग्रामिंग के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बाहर की कनेक्टिविटी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम उसमें एक कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तभी रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए उसे रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इसलिए उसे रीप्रोग्रामिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एक सही बात। अब सवाल है कि क्या कोई ईवीएम को चुनाव के दौरान बदल सकता है, उसमें हेरफेर कर सकता है। देखिए, उसमें पहले समझना होगा, एक तो जो जब चुनाव नहीं होता है तो ईवीएम हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टोर रूम होता है जो कलेक्टर के अंडर में होता है, जो कलेक्टर ही जिले का चुनाव अधिकारी भी होता है, उसके अंडर में मशीनें रहती हैं, एक सिक्योर जगह पर रहती है, स्ट्रांग रूम में रहती हैं, ट्रेजरी में रहती है। जैसे पैसा सुरक्षित रहता है वैसे इनको भी सुरक्षित रखा जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट में चुनाव हो रहा है तो पहले ये तय नहीं होता है कि कौन सी ईवीएम कहाँ पर जाएगी, वो रैंडमली होता है कि ये नंबर की ईवीएम कहाँ जाएगी, ये लास्ट मोमेंट पर तय होता है। तो एक तो कोई फिक्स इसमें नहीं हो सकता। दूसरा, जब ईवीएम मशीन मतदान केंद्र पर पहुंचती है उसके बाद वहां पर कैंडिडेट के नाम और उसमें वो प्रोग्रामिंग होती है, कितने कैंडिडेट ने क्या चुनाव चिन्ह है, वो सब सेटिंग होती है, ये उस एरिया में जाने के बाद होती है। और जब चुनाव होता है और जब ईवीएम मशीन वहां पहुंचती है तो वहां पर जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनके प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं। कैंडिडेट भी चाहे तो वो भी मौजूद रह सकता है, लेकिन वो आमतौर पर अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, किसी एक जगह पर कैंडिडेट भी रहता है। तो सबकी निगरानी में ईवीएम मशीन को चेक किया जाता है। और जब चुनाव हो जाता है, जब वोटिंग हो जाती है, और ये भी देखा होगा जब वोट पड़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहां पर गड़बड़ी करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। एक आदमी सिर्फ जहाँ जो वोट करने जाता है अपना बटन दबाता है, एक वीवीपैट की एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची पर देखता है कि जो बटन दबाया था उसी कैंडिडेट को उसका वोट गिरा है नहीं गिरा, 30 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, उसके बाद पर्ची नीचे डिब्बे में चली जाती है। यानी आपने किसको वोट दिया आपको एक झलक उसकी दिख जाती है कि वोट आपका सही पड़ा है नहीं पड़ा है।
वीवीपीएट बोलते हैं, जिसे वो मशीन के साथ अटैच होता है। ये हाल फिलहाल ही शुरू हुआ है। उसके बाद जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर ईवीएम मशीन को सील किया जाता है, और जब सील किया जाता है तो सारे जो कैंडिडेट हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और जब सील किया जाता है और उस पेपर पे, सील वाले पेपर पे सबके साइन होते हैं, उसके बाद वो मशीन सुरक्षा के घेरे में स्ट्रांग रूम में चले जाती है, जिले के या विधानसभा के जहां भी भेजना होता है, और वहां पर उसको स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम को फिर से सील किया जाता है। उस सील पर सभी दलों के, सभी कैंडिडेट के प्रतिनिधियों के फिर साइन होते हैं, और वो उसी दिन खुलता है जब वोटिंग की काउंटिंग होती है। तो उस दिन जब वो मशीन खुलती है और वो प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होते हैं तो उनकी देखरेख में वो खुलता है। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि कोई स्ट्रांग रूम में जाके गड़बड़ी कर दे या कोई ईवीएम में छेड़छाड़ कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इसकी इतनी सिक्योरिटी है, इतनी इसका पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में ये आरोप लगाना कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है, राजनीतिक विवाद के लिए ठीक है, राजनीतिक एक बयानबाजी के लिए ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं किसी को, लेकिन ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो महाराष्ट्र में बीजेपी लोकसभा चुनाव क्यों हारती? महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें, 30 से भी अधिक सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीत रही थी लोकसभा चुनाव। बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था महाराष्ट्र में। अगर बीजेपी के पास ईवीएम का होता, ईवीएम में गड़बड़ी की होती, तो फिर महाराष्ट्र का चुनाव ही क्यों हारते? बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वोट है वो कम हो गए, पिछले चुनाव की तुलना में वोट 1.5-2 लाख वोट कम हो गए। अगर ईवीएम में सब व्यवस्था हो सकती तो वोट बढ़ जाने चाहिए थे। तो फिर अगर ईवीएम महाराष्ट्र में खराब है तो झारखंड में कैसे ठीक हो गई? प्रश्न ये भी उठता है। तो इन बातों के उत्तर किसी के पास नहीं है, इसलिए कोई इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह है कि जो तर्क, जो शिकायतें इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, उसमें कुछ बातें जो है, उसमें जो एक तो बातें ये हैं कि डाटा बाद में क्यों बढ़ाया गया, जो वोटिंग परसेंटेज का डाटा जो अपडेट किया गया बाद में किया गया, इसलिए ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। कुछ आरोप इस तरह के हैं कि जब काउंटिंग पे ईवीएम आई तो 99% कैसे चार्ज थी, क्योंकि वो चार्जिंग उनकी 60-70% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले से यूज हो रही है तो उनकी चार्जिंग कम होनी चाहिए। अब ये एक ऐसे तर्क है कि इसका कोई ठोस उत्तर अभी कोई इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन इसका उत्तर देगा कि भाई मशीन चार्जिंग ज़्यादा क्यों लग रही थी, मशीन डिस्चार्ज क्यों नहीं हुई, क्या इसमें कोई बैटरी में फॉल्ट है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो अब तक की जो स्थिति है उसमें लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आपको याद होगा 2017 में भी ये मामला जब बहुत तेजी से उठा था तो चुनाव आयोग ने विज्ञान भवन में ईवीएम को रखा था और पूरी देश और दुनिया भर के एक्सपर्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको इन्वाइट किया था कि आप इस मशीन को हैक करके दिखाइए, हम जो है चुनाव बदल देंगे। तो कोई वहां पर नहीं गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई वहां पर, कोई एक्सपर्ट नहीं गए, एक आध जो गए भी तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो उन्होंने बकायदा ओपन चैलेंज किया था, एक से कुछ हैकाथन या डेकाथन टाइप का कुछ नाम भी दिया गया था कि भाई आप इसको हैक करके दिखाइए ईवीएम को। विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ था 2017 में, लेकिन कोई उसमें नहीं गया, कुछ उसका नतीजा नहीं निकला। और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस दावों को खारिज कर दिया है, कोई प्रमाण विपक्ष पेश नहीं कर पाया ईवीएम को हैक किए जाने का। इसके बाद भी ये मामला ईवीएम का जब तक उठते रहता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि खराबी ईवीएम में नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो अपनी कमियों का विश्लेषण करने के बजाय सीधे जो एक आसान रास्ता उसे दिखता है कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे, ईवीएम में गड़बड़ी की गई। तो ये एक आसान सी बात है, ये एक राजनीतिक टूल बन गया है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा?